बिल्कुल, और दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है 11:30 वाले शो में। तो कमोडिटी का ये विशेष कवरेज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप जी बिजनेस पर मिस मत कीजिए। पूरा एक्शन तैयार है। सबसे पहले एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के लिए हमारे दो खास मेहमान राजेश पालिया साहब और विकास सेठी साहब। आप दोनों को सुप्रभात। पालिया साहब, करिए आप शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक रहेगी धानुका एग्रीटेक। ये स्टॉक का अगर हम ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखें तो स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिला है। वीकली सेटअप, मंथली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि इसके 940 के थे उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया और पिछले 2 महीने से स्टॉक उस प्रीवियस स्विंग हाई या ऑल टाइम हाई हम बोले उसके ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। तो जिस तरीके से स्टॉक का सेटअप है, हमें लगता है यहाँ से इसमें एक बड़ा मूव यहाँ से और बनते हुए दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पे जो ब्रेकआउट हुए हैं वो ये दर्शाते हैं कि इसमें 1200 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1000 रुपए से 970 ये एक बाय रेंज हम इसमें सजेस्ट करेंगे। 940 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और 1200 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे आते हुए दिखेंगे। तो धानुका बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म में। ओके, धानुका में लॉन्ग टर्म में खरीदारी करने की राय है आपके लिए राजेश जी की तरफ से। और टारगेट रखिए आप यहाँ पर 1200 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक बेहद मजबूत और बेहद शानदार। सेठी साहब, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। आपका शुक्रवार का मिंडा इंडस्ट्रीज कमाल करता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से टारगेट के नजदीक पहुंच भी गया है। एक बार उस पर अपडेट भी दें और साथ ही आज के लिए लॉन्ग टर्म पिक भी बताएं अपनी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। कमाल है अनिल जी, आपको सब कुछ याद रहता है, इतने एक्सपर्ट्स के कॉल्स को ट्रैक करते हैं उसके बावजूद भी। अनिल जी, मिंडा इंडस्ट्रीज मैंने फ्राइडे को मेरी शॉर्ट टर्म पिक 2:30 बजे के जो सदाबहार सेठी साहब के सेगमेंट में 640 पे रिकमेंड करा था 670 के टारगेट के लिए, जो वो आज अचीव हो गए। हालांकि स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ, यहाँ से भी लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल रखना ही है, बट शॉर्ट टर्म के टारगेट है वो मीट हो गए। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है, वो भी एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो कि मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है। मैंने कई बार चैनल पे पहले भी रिकमेंड किया हुआ निचले लेवल्स पे। स्टॉक का नाम है फेडरल मोगल। ये एक दमदार एमएनसी ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो कि अभी स्टॉक 310-12 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भारत की सबसे बड़ी पिस्टन और पिस्टन रिंग्स बनाने वाली कंपनी है और ये इसका जो पेरेंटेज है वो जर्मनी की कंपनी है फेडरल मोगल, जो कि $6.3 बिलियन ग्रुप है, वर्ल्ड लीडर है अपने ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स दमदार है, एक जीरो डेट कंपनी है। फिर हाल ही में इसका एक ओएफएस आया था, जो प्रोमोटर्स को हिस्सेदारी अपनी 95% से कम करके 75% करनी थी, तो उस वजह से हमने देखा स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ। बट ये सही समय है इस स्टॉक को बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने का, बिकॉज ये एक एमएनसी ऑटो कंपोनेंट कंपनी इस तरह के वैल्यूएशंस पे इतने सस्ते लेवल्स पे मिल रहा है, एक बहुत ही अच्छा मौका है। और इसमें तो प्रोमोटर्स ने पिछले साल एक्चुअली 665 रुपए में इसमें बायबैक करा हुआ है और आज स्टॉक वहां से आधे दाम पे मिल रहा है। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदे। 400 तक का लक्ष्य रहेगा 9 से 12 महीने का। ओके, तो ये है आपके लिए फेडरल मोगल पर खरीदारी की राय सेठी साहब की तरफ से, उनकी है लॉन्ग टर्म पिक का। आइए कुछ 10 की कमाई के आइडियाज भी लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। विश्वेश जी, आपके साथ करेंगे शुरुआत। बताएं सर, कौन सा स्टॉक पसंद है 10 की कमाई के लिए? दीपांशु, देखिए 10 की कमाई में हमने 2 वीक पहले एक स्टॉक रिकमेंड किया था पूर्वांकरा प्रोजेक्ट्स, और करीबन 93 के आसपास रिकमेंड किया था और आज 101 के आसपास चल रहा है और आज एक्चुअली कंफर्म्ड ब्रेकआउट भी हो चुका है। मेरा उस वक्त जो टारगेट था स्टॉक में 140 था, तो मैं ये कहूंगा कि रियल एस्टेट आज फ्लेवर में है। सुमित जी ने ऑलरेडी इंडिया बुल्स हाउसिंग दिया है और गोदरेज प्रॉपर्टीज मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेश ब्रेकआउट है और शायद और बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट स्पेस और स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स में रहना चाहिए। पूर्वांकरा प्रोजेक्ट 100 रुपए के आसपास चल रहा है और अगर आप इसका बैलेंस शीट वगैरह स्टडी करते हो, जो बेसिक एनालिसिस आप करते हो, तो मुझे समझ में आ रहा है कि काफी बहुत ही बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि बुक वैल्यू कंपनी की 80 रुपए के आसपास है और जिस हिसाब से सेल्स वगैरह
अच्छा है। और मुझे लगता है साउथ में जिस हिसाब से रियल एस्टेट वापस पिक हो रहा है आफ्टर द लॉकडाउन, मुझे लगता है दिस स्टॉक कैन टर्न आउट टू बी अ मल्टी बैगर फ्रॉम द करंट लेवल। प्रमोटर होल्डिंग 75% है, ऑलमोस्ट 0.74 का डेट टू इक्विटी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पूर्वांकरा प्रोजेक्ट इज लाइकली टू फिनोमिनल। सो यहाँ पे खरीदना चाहिए, 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए। टारगेट रहेगा 140 के आसपास। ओके, तो 140 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, ये है आपके लिए राय पूर्वांकरा पर। तो यहां से 40% की गेंस इस काउंटर पर आपको आती हुई दिख सकती हैं। विश्वेश जी ये रेकमेंड कर रहे हैं। जय, आप बताएं 10 की कमाई के लिए आपको कौन सा स्टॉक पसंद है? जी दीपांशु, 10 की कमाई में मैं जो स्टॉक देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिहाज से वो है HSCL। मुझे ऐसा लग रहा है, पहले भी मैंने इसको SPL मिड कैप शो में कवर किया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि HSCL फिर से एक अच्छे लेवल्स पर आ चुका है। ये लेवल्स पर इसको खरीद कर चलना चाहिए। 50 डेमा के आसपास आ चुका है, 56-50 के रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चलना चाहिए। छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा दीप यहाँ पे 51 रुपए का, 51 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। आप देखिए करीब 10% का, बट जो ऊपर में दीप में टारगेट्स देख रहा हूँ वो थोड़े अग्रेसिव टारगेट्स है। 72 के टारगेट्स में देख रहा हूँ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो 72 के टारगेट्स के लिए HSCL को खरीद कर चल सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रेकआउट दीप में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो मैं देखने मिला था पहले, उसमें जो वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट देखने मिला था, दैट क्लियरली इंडिकेट्स के यहाँ पे अच्छा बाइंग इंटरेस्ट लोअर लेवल्स पे देखने मिला था। एंड ये मेरा कॉन्फिडेंस दीप इनफैक्ट बढ़ा रहा है यहाँ पे ये स्टॉक में, बिकॉज जो हिसाब से लास्ट 1-2 महीने में ये स्टॉक में जो हिसाब से लोअर लेवल्स पे अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है, वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है। आइए कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। 10 SPL मिड कैप स्टॉक्स में आपको मिले हैं 2 बेहतरीन स्टॉक। धानुका एग्री राजेश जी की पसंद का स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। आइए जानते हैं राजेश जी आपका पोजिशनल पिक। जी अनिल जी, तो अनिल जी पोजिशनल पिक रहेगी इगारशी मोटर। ये स्टॉक में अगर हम वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट लास्ट वीक होते हुए दिखा है, और जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन इसमें पिकअप होते हुए दिख रही वीक ऑन वीक बेसिस, और अगर हम डेली सेटअप भी देखें तो स्टॉक में जो प्रीवियस स्विंग हाई निकले हैं उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये स्टॉक को पोजिशनल बेसिस पे बाय किया जा सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप तो स्टॉक का पॉजिटिव है। स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है इसमें पोजिशनल बेसिस पे 660 से 680 ये 2 टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो इगारशी मोटर कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप भी मिलती है तो इसको ऐड करें। इसमें हम रेंज जो एक्यूमुलेशन रेंज जो सजेस्ट करेंगे, अगर ये स्टॉक में डिप मिलती 555 तक की तो भी ऐड करें। 535 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। 660 680 ये टारगेट इगारशी मोटर में पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। 8 और 680 तक के टारगेट के लिए इगारशी मोटर्स में करें खरीदारी, ये आपके लिए राय आती हुई परफेक्ट है। आइए बढ़ते हैं आगे और सेठी साहब से पूछते हैं उनकी पोजिशनल पिक। फेडरल मुगल, ये है सेठी साहब की पसंद का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और मुझे याद है जब इसका ऑफर फॉर सेल भी हुआ था या प्रोमोटर्स ने स्टेक बेची थी तब भी 270-260 रुपए के आसपास खरीदारी करने की राय सेठी साहब की भी थी, हमारी तरफ से भी आती हुई दिखी थी। अब भी ये स्टॉक है बेहतर 400 रुपए के टारगेट के लिए। सेठी साहब बताएं आज के लिए आपकी पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का मेरा पोजिशनल स्टॉक है एक बहुत ही दमदार और अंडरवैल्यूड स्टॉक है। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान मीडिया वेंचर लिमिटेड, जो कि HMVL के नाम से NSE पे इसका सिंबल है जो ट्रेड होता है। 90 रुपए के आसपास के लेवल्स पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत ही एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है। 1918 में ये कंपनी शुरू की गई थी और इसके फाउंडर डायरेक्टर में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी नाम है, इनके फाउंडर डायरेक्टर। और उस समय इस कंपनी का नाम द बिहार जर्नल्स के नाम से इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। वही कंपनी आज तक कंटिन्यू हो रही है। कंपनी के पास दमदार बिजनेस है। हिंदुस्तान जो कि हिंदी डेली है, जो सेकंड लार्जेस्ट भारत में दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा पढ़ना जाने वाला एक न्यूज़पेपर है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स है, मिंट है। फिर इनके पास एक अच्छा खासा रेडियो का कारोबार है जो कि वो भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। फिर वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। 9-10 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 17%। एक डेट इक्विटी लेवल्स देखेंगे तो नेग्लिजिबल 0.04 का है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 74% के ऊपर की हिस्सेदारी है। FIIs DIIs अराउंड 14% होल्ड करते हैं। बाकी अनिल जी इसमें एक दूसरी स्टोरी भी है अपार्ट फ्रॉम जो कन्वेंशनल बिजनेस है। इसके अलावा इस कंपनी ने
कई सारे स्टार्टअप्स मतलब डिजिटल जो बिजनेसेस है उनमें फोकस करके वहां पे इन्होंने निवेश किया हाल ही में, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट है मोबीक्विक, जो कि अभी सुनने में आ रहा है कि बहुत ही जल्दी इसका आईपीओ आने वाला है। और उसमें भी इस कंपनी ने अंदर HMVL ने पिछले साल मतलब अराउंड अक्टूबर नवंबर 2020 में निवेश किया है। तो जब कभी ये आईपीओ आएगा तो भी इसकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी और रीरेट होगा। और उसके ये सिर्फ मोबीक्विक ही नहीं, कई तरह की ऐसी कंपनी जैसे ओयो है, फिर एक hubhopper.com, फिर एक रिव्यू अड्डा जो कि एडमिशंस वगैरह का कुछ पोर्टल है, फिर ज्वेस्टा करके एक और डिजिटल कंपनी है, उसमें भी इन्होंने निवेश किया हुआ। तो आप इस कंपनी में देखिए, आज हमने इन्फोएज में देखा कि ग्रेजुअली कैसे इनके जो अंदर जो कंपनियां जैसे जोमेटो, पॉलिसी बाजार, उन सब के कारण से बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आज इन्फोएज ट्रेड करता है। मुझे लगता है उस तरह का एक पॉजिटिव ट्रिगर इसमें मोबीक्विक के आईपीओ के दौरान, और बाकी ऐसे फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड इसमें आ सकते हैं। और इस स्टॉक को जहां तक मुझे याद है हाल ही में जो आपके SIP स्टॉक में भी शायद आपने कवर किया हुआ है, तो एक दमदार कंपनी है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा पोजिशनल इसमें 115 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 80 रुपए। 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 115 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान मीडिया वेंचर में करें खरीदारी। ये इंटरेस्टिंग है। SIP स्टॉक में हमने कवर किया था और हमें भी लगता है कि इस स्टॉक में बहुत ही तगड़ा एक्शन हो सकता है, फंडामेंटली बेहद मजबूत है। लेकिन मोबीक्विक की स्टेक है इस कंपनी के पास में, ये मुझे नहीं पता था, ये इंटरेस्टिंग चीज बताई। और मोबीक्विक का आईपीओ इसी महीने आने की तैयारी में, ये भी एक ऐसा आईपीओ जिसमें बड़ा इंटरेस्ट होगा और वहां पर बढ़िया खरीदारी होने के आसार आपको दिखेंगे। हिंदुस्तान मीडिया वेंचर जैन साहब की पसंद का भी शेयर रहा है। जैन साहब ने भी हाल ही में, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, जब इन्होंने जेम्स में रिकमेंड किया था। जैन साहब हिंदुस्तान मीडिया वेंचर पर भी राय दें और साथ ही बताएं आपकी 10 की कमाई की पिक भी। बिल्कुल, थैंक यू विकास जी, आपने भी रेकमेंड किया। अनिल जी थैंक यू सो मच, आपको भी याद था। और इनफैक्ट ये जब मैंने रेकमेंड किया था तो बहुत चला था और उसके बाद बहुत बड़ा क्रैक आया रिजल्ट्स के बाद, एंड वन ऑफ द फ्लॉपेस्ट आइडियाज की तरह आ गया था जैन साहब के जेम्स में। मैंने अगर साल भर होने को आ रहे हैं और उसमें अगर कई स्टॉक्स अगर याद करता हूं तो ये क्रैश था जो कि मुझे बहुत चिंतित किया था, ये ऐसे कैसे हो सकता है, एनालिसिस ऐसे खराब कैसे जा सकती है। बट उसके बाद अब विकास जी ने भी बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिया और मोबीक्विक वाली बात एक्चुअली में बहुत जबरदस्त है। और जब आप लोगों ने भी कवर किया तो उसके बाद तो देखिए 79-80 से लेकर ऑलरेडी ये 95-96 तक जाके वापस से आज एक अच्छा, हर बार ऐसा एक कंसोलिडेशन होता है और बहुत बढ़िया लेवल्स पे विकास जी ने स्टॉक को वापस से पिक किया है। एंड ऑल द फंडामेंटल्स हैव बीन वेल डिस्क्राइब्ड। इनफैक्ट मुझे भी सबसे बढ़िया चीज यही लगी थी, मतलब सच्चिदानंद जी और जो राजेंद्र प्रसाद जी, तो वो जब इस कंपनी में इनिशियल फाउंडर डायरेक्टर्स में थे तो पेडिग्री की तो कोई बात ही नहीं, और जबरदस्त कंपनी है। सो मुझे लगता है कि 115 के टारगेट्स बहुत जल्द अचीव होने चाहिए आने वाले 3 से 6 महीने में, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक रही बात मेरे जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो है आर्ट सिस्टम्स। अगेन एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, 1993 से कार्यरत है, लीडिंग प्रोवाइडर है टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी काम करते हैं, एनालिटिक्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कई सेक्टर्स है, हेल्थ केयर और कई सेक्टर की कंपनियां जिनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कंपनी काफी हेल्प करती है। 16 करीब डेवलपमेंट सेंटर्स है और इसके रेवेन्यूज 80% यूएस और यूरोप से आते हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, और आप डिविडेंड यील्ड करीब 0.25% 1.60 के लगभग है। पिछले 3 साल की मैं प्रॉफिट की कैगर देख रहा था तो 55% के लगभग है, सेल्स करीब 15% के लगभग से ग्रो कर रही है 3 साल से। और मार्च 2020 में जहां 10 करोड़ का पैट था उसके सामने मार्च 2021 में 25 करोड़ का पैट है। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो उससे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, प्रोमोटर्स के अलावा भी ये स्टॉक और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी बहुत मेजर होल्डिंग एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स के हाथ में है और रिटेल के पास बहुत कम स्टेक है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को आराम से लेना चाहिए इन लेवल्स पे, और आराम से ये स्टॉक आने वाले दिनों में, ये इनफैक्ट मैंने जैन साहब के जेम्स में भी रेकमेंड किया है, और आराम से आने वाले दिनों में 170 से 75 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। 175 के टारगेट से खरीदारी करें, 165 के करीब तो ऑलरेडी काउंटर आते हुए दिख रहा है। आर सिस्टम्स, ये है जैन साहब की राय। पर अनिल जी, बात हो रही थी हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स की। सर, पिछले हफ्ते 5 जुलाई यानी कि एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले SIP स्टॉक में इसके बारे में बात की गई थी।
80 के लेवल्स पर बात की थी, ऑलरेडी 91, 92 पर है, तो वहां से अगर आप देखें तो ऑलरेडी आपको 12-13% की तेजी आ गई है। बट हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स तो अच्छा कर ही रहा है सर, और इंडिया बुल्स रियल्टी, इस पर भी मैं नजर डाल रहा था क्योंकि सुमित जी की पिक है, पहला टारगेट आ गया, दूसरी टारगेट की तरफ जा रहा है। बट 26 मई को आपने भी इसके बारे में बात करी थी, तब 100 रुपए के आसपास होता था, 110 तक के ट्रेडिंग टारगेट दिए थे, बट जो पोजिशनल टारगेट थे 120 और 125 के, वो भी आज अचीव हो गए, बल्कि अब तो 135 के करीब स्टॉक पहुंच गया है। तो दोनों पर अपडेट दे दें सर अपनी तरफ से, इंडिया बुल्स रियल्टी और हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स। बिल्कुल दीप, दोनों ही होल्ड करने चाहिए, दोनों ही छोटे टारगेट के लिए नहीं। दो हमारे 125 के बड़े वाले टारगेट आई बुल रियल पर हासिल हुए, लेकिन अब भी मुझे लगता है 140, 145, 150 ये जो टारगेट हैं उनके लिए आप होल्ड करें, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, और अगर आपने अच्छी क्वांटिटी खरीदी तो प्रॉफिट बुक करके बाद में 145, 150 तक के लिए होल्ड करें। बेसिकली अल्टीमेटली देखिए, नाम बदलने वाला है, पी फंड ऑलरेडी खरीद चुके हैं, तो यहाँ पर एम्बेसी अब नया प्रमोटर हो चुका है, और उसी की वजह से इस स्टॉक की पूरी री रेटिंग हो रही है। और देखिए, रियल एस्टेट स्टॉक्स तो मजबूत है ही, हम लगातार रियल एस्टेट शेयरों पर बुलिश है, तो दोनों ही वजह है जिसकी वजह से आपको, मुझे लगता है कि यहाँ पर भरपूर एक्शन होगा। देखिए, एक्शन बाजार में भी पूरा बढ़ता हुआ और बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं डे हाई पर अब मार्केट आते हुए दिख रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं बैंक निफ्टी भी 35,400 के आसपास पहुंचा। तो दीप, मुझे लगता है इसी वजह से एक्शन पूरा है। आइए इस पूरे एक्शन में आगे बढ़ते हैं। कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपनी 10 की कमाई के स्टॉक के लिए, बताएं सर। अनिल जी, हमारी 10 की कमाई का स्टॉक वही है जिसपे भी कुणाल जी ने जिक्र किया था शुक्रवार को, राशन का एन नजारा पर अनिल जी खरीदारी की राय है। इसको धीरे धीरे करके करेक्शंस पर एक्यूमुलेट करने की राय है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके का इसका ये गेमिंग का थीम है, अगर ये ठीक प्ले आउट हो गया तो ये स्टॉक भी मल्टीफोल्ड रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, चार्ट बहुत सीमित है लेकिन स्ट्रक्चर बहुत दमदार है, और जैसा राकेश जी ने कहा कि न्यू एज का बिजनेस है, इसमें आपको धीरे धीरे नीचे के स्तरों पर इसको एक्यूमुलेट करते हुए चलें। जैसे ही स्टॉक 1850 रुपए के लेवल्स को पार करेगा, 1850 के लेवल्स को, आपको इसमें एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो नजारा को खरीदारी करके मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखने के लिए हमारी राय है, और इसमें हमें ये उम्मीद है अनिल जी कि आपको डबल तक के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। तो एक सब्सटेंशियल मल्टीफोल्ड राइज आपको देखने को मिलेगा नजारा में खरीदारी की राय। ओके, तो नजारा में खरीदारी करने की राय है आपके लिए। यहाँ पर ये स्टॉक लगातार सुर्खियों में रहा है और एक्शन भी भरपूर होता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में। यहाँ पर आप कर सकते हैं फोकस खरीदारी करने के लिए आज से। आइए, ये तो आपके लिए 10 की कमाई के स्टॉक्स जो जबरदस्त एक्शन में हैं ही, और सारे 3500 रुपए। एक मिनट, मेरी टारगेट पे अभी नजर गई कुणाल जी, 3500 रुपए डबल यहां से। अनिल जी, बिल्कुल डबल का हमारा लक्ष्य है। और देखिए अनिल जी, इस तरह के न्यू एज बिजनेस में उस तरह का रिटर्न आप उम्मीद ना करें जैसे एक सीमेंट स्टॉक में या किसी मेटल स्टॉक में हम रिटर्न की उम्मीद करते हैं। यहां तो अनिल जी ड्रामेटिक राइज देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी तेजी बनेगी। तो यहां पर बड़े टारगेट्स के लिए अनिल जी प्ले करना चाहिए। ओके, बड़े टारगेट्स के लिए करें यहां पर खरीदारी, 3500 रुपए तक के टारगेट। वाह क्या बात है, नजारा ये है आपके लिए बेहतरीन पिक। आइए, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव रिसर्च एक स्टॉक है जिस पर हमारी टीम ने किए दमदार रिसर्च, और वो रिसर्च आपके सामने लेकर आ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। आइए चलते हैं आशीष के पास। आशीष बताइए कौन सा स्टॉक और क्या है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च उस स्टॉक पर। बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक का नाम है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, और आपको याद होगा कि ये स्टॉक हमने आपको 7 जून को 1148 के भाव पर बताया था। यानी उस भाव से अगर आप देखें तो करीब 35% के रिटर्न्स देखने को मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 3 महीने में अगर आप देखें तो स्टॉक ने करीब 87% का उछाल दिखाया है। और इसी तेजी को जो है हमने डिकोड किया है, और देखते हैं कि इस स्टॉक में दरअसल तेजी का कारण क्या है। पैंडेमिक के बाद से अगर आप देखें तो जो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की मांग है उसमें काफी बढ़िया इजाफा देखने को मिला, और इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, कोर वैल्यूज है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है। 75 से ज्यादा देशों में कंपनी का प्रेजेंस है, और क्योंकि कंपनी पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, इसके लिए मार्जिन अन्य कंपनियों से मुकाबले अगर आप देखें तो काफी बेहतर देखने को मिलते हैं। लेकिन तेजी और आगे की तेजी फैक्टर इन होगी, क्योंकि Q2 FY22 यानी अगली तिमाही से अगर आप देखें तो इनका जो 60,000 टन का BOPP प्लांट है, वहां से जो है कमर्शियलाइजेशन वो प्लांट
प्लांट शुरू होगा तो वहां से आप देखेंगे कि कंपनी के जो रेवेन्यूज है टॉप लाइन बॉटम लाइन में काफी बड़े इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी जो है क्षमता विस्तार के लिए करीब 1300 करोड़ का केपेक्स कर रही है। इस केपेक्स की खासियत यह है कि 1300 करोड़ में से करीब 70 से 75% जो है इंटरनली इसको फाइनेंस किया जाएगा। और प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप कंपनी का देखें तो कंपनी ने जब भी एक्सपेंशन किए हैं तब कंपनी का कर्ज इनफैक्ट घटा है, कर्ज बढ़ा नहीं है। इंटरनल अक्रूवल से जो है इस एक्सपेंशन प्लान को पूरा किया जाएगा। देखिए चौथी तिमाही के नतीजे भी अगर आप देखें तो स्टॉक के काफी दमदार देखने को मिले थे। कंपनी का जो मुनाफा है वो 83% बढ़कर करीब 125 करोड़ रहा था। और मार्जिन में भी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी इंटीग्रेटेड है और इंटीग्रेशन पर आगे भी कंपनी लगातार अपना फोकस बढ़ा रही है, इसके लिए मार्जिन भी साल दर साल पिछली तिमाही की यानी Q4 FY 21 के देखेंगे तो 8% से बढ़कर करीब 20% रहे थे। लेकिन कंपनी में और बड़ी तेजी का कारण बनेगा कि कंपनी के जो वैल्यूएशन है बहुत बढ़िया है। कंपनी के पास जो कैश है करीब 950 करोड़ का कैश है और ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी बड़ा स्पेशल डिविडेंड का ऐलान कर सकती है। और इसी को मैं मान रहा हूं कि बाजार जो है कहीं ना कहीं फैक्टर कर रहा है। और आज भी अगर आप देखें तो स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। और देखिए दिग्गज कंपनी है, दिग्गज निवेशकों का भी भरोसा है इस कंपनी के ऊपर। डॉली खन्ना के पास करीब 1% हिस्सेदारी है। राधा कृष्ण दमानी साहब जो है करीब 1,92,000 शेयर इस कंपनी में करीब आधे % के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो होल्ड करते हैं। अबैकस इमर्जिंग फंड जो कि सुनील सिंघानिया साहब का जो फंड है उनके पास भी करीब 1.67% हिस्सेदारी, यानी लगभग बाजार के जितने भी दिग्गज निवेशक हैं इस कंपनी पर अपना भरोसा रखते हैं। और विदेशी निवेशक देखें तो लगातार हर क्वार्टर जो है अपनी जो हिस्सेदारी है उसे कंटिन्यूअसली बढ़ा रही है। ट्रेंड में आपको साफ नजर आएगा, क्योंकि जून 2020 में अगर आप देखें तो विदेशी निवेशक इस कंपनी में मात्र 3.7% जो है हिस्सेदारी होल्ड करते थे। सितंबर में आंकड़ा बढ़कर सीधे 7.08% हो गया। दिसंबर 2020 में देखेंगे तो 7.5% हुआ। और मार्च यानी रीसेंट फाइलिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो 8.38% है। जिस हिसाब से कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से मैं मान रहा हूं कि आगे भी जो हिस्सेदारी का आंकड़ा है विदेशी निवेशों का जो भरोसा है वो लगातार बढ़ता जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक ने ऑलरेडी 3 महीने में 87% का उछाल दिखा दिया तो स्टॉक काफी महंगा होगा। नहीं, ये स्टॉक मौजूदा भाव के हिसाब से भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा आकर्षक है, क्योंकि कंपनी के अंदर की जो ग्रोथ की पोटेंशियल है काफी बढ़िया है। मार्केट का साइज फिलहाल देखें तो केवल छोटा 4,600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और जैसा कि मैंने बताया कि 950 करोड़ के आसपास का जो है इनके पास कैश है। बड़ा स्पेशल डिविडेंड का ऐलान हो सकता है। और मौजूदा भाव के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो करीब 10% के आसपास की जो है डिविडेंड यील्ड निकल कर आती है। हाई ग्रोथ कारोबार है। पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है 78% CAGR की दर से लगातार बढ़ता गया है। और इतने अच्छी हाई ग्रोथ कंपनी, बेहतर फंडामेंटल्स वाली कंपनी केवल 0.94 मार्केट कैप टू सेल्स यानी 1 टाइम से भी कम है। और 1.5 टाइम जो है प्राइस टू बुक के आसपास आपको मिल रहा है एक स्टॉक। और पी के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो केवल 8-9 के पी पर है मौजूदा भाव के लिहाज से। फॉरवर्ड पी के हिसाब से देखें तो करीब 4 से 5 है। अनिल जी, ये स्टॉक में अच्छी तेजी आई है, लेकिन जिस प्रकार के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिस हिसाब के इसके वैल्यूएशंस है, ये स्टॉक आगे भी जाकर बहुत बढ़िया रिटर्न्स देगा। बिल्कुल, तो ऑलरेडी जबरदस्त तेजी दिखा चुका है बट आगे भी बढ़िया रिटर्न्स देगा। अनिल जी, 7 जून यानी कि लगभग 1 महीने पहले हमने स्टॉक के बारे में बात करी थी, तब 1150 का था, तो वहां से ऑलरेडी 30% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। पर जैसे आशीष एक्सक्लूसिव रिसर्च में कह रहे हैं, कई और ट्रिगर्स हैं जो स्टॉक को और ऊपर ले जा सकते हैं। कैसे देखना चाहिए सर पॉलीप्लेक्स को? दीप, आपको याद होगा 1150 का जब उस वक्त हमने जब इसको कवर किया था तो हमने कहा कि 2,000 रुपये तो मिनिमम इसका भाव होना चाहिए, 2,000 से 2,500 की रेंज में जाना चाहिए। और मैंने एक चीज़ और कही थी कि ये जब 1,500 हो जाएगा तब भी हमें उतना ही सस्ता लगेगा जितना आज लग रहा है। ये स्टॉक एग्जैक्टली BSE जैसा स्टॉक समझ लीजिए। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमको 400 रुपये में अच्छा लगता था, 600 में अच्छा लगता था, 800 में और 1,000 में भी। एग्जैक्टली पॉलीप्लेक्स उसी तरह का स्टॉक है। यहाँ पर भी अभी भी बहुत सस्ता है। और हाल ही के जो ये जून तिमाही के जो आंकड़े हैं उसमें कुछ और बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री होती दिखी है। एबेकस की टॉप 10 होल्डिंग में है। दमानी जी के पास जब स्टॉक है। डोली खन्ना की अब 1% से ज़्यादा स्टेक के साथ एंट्री हुई है। तो मुझे लगता है, और दूसरा जो बड़ा एक्सपेंशन प्लान कंपनी ने लिया है और पूरे के पूरे पैकेजिंग स्पेस में जबरदस्त तेजी होती हुई दिख रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी बड़ा कमाल कर सकता है। आराम से 2,200 रुपये के जिन्होंने सही वक्त पर एंट्री की है वो बिल्कुल भी बेचे नहीं, इसे पक्के तौर पर होल्ड करें।
और साथ ही जो फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं वो भी आराम से 1500 से लेकर 2000 से लेकर 2200-2400 रुपए तक के टारगेट के लिए आराम से होल्ड करें। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंपनी है। 6 प्लांट है, 6 में से 5 प्लांट इंडिया के बाहर है और जबरदस्त कैपेसिटी पर कंपनी काम कर रही है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हाईएस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वाली कंपनी है, बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, बेस्ट फाइनेंशियल है, डेट फ्री है, कैश रिच है, बड़ा डिविडेंड आने की भी संभावना आशीष बता रहे हैं। तो यहां से भी एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में बन सकता है। तो आराम से इसे होल्ड करें, हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, यहां पर खरीदारी करने की राय अभी भी है। पॉलीप्लेक्स के चार्ट्स पर एक बार जय से राय ली जाए। जय देखिए इसके चार्ट्स। जी अनिल जी जहां तक पॉलीप्लेक्स का सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये स्टॉक में बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड देखने मिला है अभी तक। इनफैक्ट एक चीज देखने मिल रहा है कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। बट रिसेंटली जो ये कंसोलिडेशन हुआ था इसके मोमेंटम में, प्राइस वाइज हमें थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिला। अनिल जी फिर से एक ब्रेकआउट हमें आते हुए देखने मिल रहा है एंड ये ब्रेकआउट जो है वो 1470 के लेवल्स के ऊपर रहता है। आई थिंक अगर आप सपोर्ट देखें तो 1470 का ये जो बहुत ही नजीक है, 1530-33 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके मैं चैनल टारगेट्स अनिल जी देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1610 ये पहला टारगेट होना चाहिए, 1650 ये दूसरा टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। 1610 1650 ये 2 टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं एंड अगर 1650 होता है अनिल जी तो नियरली अराउंड 8% का अपमूव हमें शॉर्ट टर्म में ही देखने मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी अच्छा है और पिछले अगर एक हफ्ते का हम वॉल्यूम्स देखें तो काफी बढ़िया हमें वॉल्यूम्स भी देखने मिल रहे हैं। तो प्राइस, वॉल्यूम, मोमेंटम ये सभी चीजों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलीप्लेक्स में हमें और यहां से अपसाइड देखने मिल सकती है। बिल्कुल, तो टेक्निकल्स बढ़िया लग रहे हैं और फंडामेंटल ट्रिगर्स भी कई सारे हैं। एसआईपी स्टॉक में भी इसकी रिकमेंडेशन थी और जबरदस्त तेजी आ चुकी है। पहला टारगेट 1400 का हिट हो गया है, 1650 की तरफ दूसरे टारगेट की तरफ जा रहा है। बट जैसा अनिल जी ने कहा, यहां से भी बढ़िया गेन्स आपको ये काउंटर दिखा सकता है, 2000 के ऊपर जाने की संभावना है। टेक्निकली भी अच्छे लेन्स आएंगे। पॉलीप्लेक्स पर रखनी है नजर, कुछ और पिक्स देंगे पालविया साहब और सेठी साहब एसपीएल मिड कैप्स में, और साथ ही एनसीएल इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से भी करनी है बातचीत। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इन सारे एक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा। दस की कमाई में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और राजेश पालविया साहब और विकास सेठी साहब। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में वक्त है उनकी शॉर्ट टर्म पिक लेने का। राजेश जी ने लॉन्ग टर्म के लिहाज से बताया धानुका एग्री, पोजिशनल पिक है हिगाशी मोटर्स। राजेश जी बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक। जी अनिल जी, तो शॉर्ट टर्म पिक रहेगी अरविंद लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना और जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले 4 मंथ के एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है वो ये दर्शाता है कि स्टॉक अब शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मूव दिखाते हुए दिखेगा। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के टारगेट 115 से 120 तक के। तो अरविंद लिमिटेड बाय करना है 83 के स्टॉप लॉस से। डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। वीकली सेटअप में भी स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो स्टॉक शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय करना चाहिए। 115 120 के टारगेट अरविंद लिमिटेड में आते हुए दिखना चाहिए। 20 के टारगेट के लिए अरविंद लिमिटेड में करें खरीदारी। हमारा एसआईपी स्टॉक भी अरविंद लिमिटेड रह चुका है और वहां से बहुत ही बेहतरीन तगड़े डंडे, मेरे ख्याल से 60 रुपए के आसपास है, इसके नीचे की प्राइस के आसपास एसआईपी स्टॉक रहा है। ये स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में। आइए सेठी साहब से ले उनकी शॉर्ट टर्म पिक। सेठी साहब ने फेडरल मुगल लॉन्ग टर्म के लिहाज से और हिंदुस्तान मीडिया वेंचर पोजिशनल पिक के तौर पर बताया। सेठी साहब बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है वो भी एक दमदार कंपनी है। कंपनी का नाम है टिन प्लेट, जो कि अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 225 के आसपास। टाटा ग्रुप की कंपनी है, एक लीडिंग मेटल पैकेजिंग कंपनी है जो कि हाई ग्रोथ सेक्टर्स जैसे कि फूड पैकेजिंग है, एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग, पेंट्स है, एडिसिव्स है, इन सबको कैटर करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है। टाटा स्टील इसमें अराउंड 74.9% स्टेक ओन करती है। डीआईए इज अराउंड 6.17%। एक जीरो डेट कंपनी है। अच्छी कैगर से कंपनी पिछले 3 साल से ग्रो कर रही है, 3-5 साल से। और इसको आज पिक करने के पीछे भी कारण है कि 14 तारीख यानी कि परसों इसके नतीजे आने वाले हैं इस तिमाही के। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पर बिल्कुल खरीदना चाहिए। 240 के मैंने इसमें शॉर्ट टर्म के टारगेट है। स्टॉप लॉस रखना है छोटा सा 220 रुपए। ओके, तो 240 का टारगेट है, 220 का स्टॉप लॉस है। टिन प्लेट पर रखिए नजर। ये है सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक पर। कुछ ट्रेड कॉल्स भी तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। पहले बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट।
बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक तो अपडेट, एक हफ्ते का टारगेट दिया था इंडिया बुल रियल एस्टेट का 138 से 40 का, आज का हाई लगा है 137 रुपए 55 पैसे और अभी 135 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी एक हफ्ते का जो सोचा था वो एक ही दिन में हो गया। तो जिन्होंने लिया है बिल्कुल उनको बधाई हो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अभी और ऊपर का मूव बाकी है इंडिया बुल रियल एस्टेट के अंदर। ये तो था अपडेट। और अब जो स्टॉक रडार पे आया है वो भी मेरा ओल्ड फेवरेट है। स्टॉक का भाव चल रहा है 54 रुपए 80 पैसे, 54 रुपए 90 पैसे। स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। एनबीसीसी के अंदर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। 1 घंटा हुआ है मार्केट खुल के और 1 करोड़ प्लस शेयर्स का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। यानी देयर इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपनिंग इन दिस स्टॉक। ये स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। पिछले 7 दिन की गिरावट के बाद आज स्टॉक ने एक अच्छा अपसाइड मूव फॉर्म किया है, जिसके अंदर पिछले 7 दिन के हाई ब्रेक हो रहे हैं। बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है। तो जिस तरह से स्टॉक के अंदर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है ये स्टॉक इस बारी इस मूव में 58 रुपए से लेके 62 रुपए तक का मूव दिखाने को तैयार है। बाय एनबीसीसी एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 52 रुपए 50 पैसे, टारगेट 58 रुपए से लेके 62 रुपए तक के एक हफ्ते का व्यू लेके काम करें। एनबीसीसी सुमित जी को पसंद है। कुछ ऑर्डर विन से जुड़ी खबरें भी सुबह आ रही थी। 390 करोड़ का ऑर्डर था। एनबीसीसी पर रखिए नजर, मूवमेंट अच्छा आ रहा है। देखते हैं वागले साहब को क्या पसंद है। बिगुल वागले का बड्डर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरे रडार पर एक्चुअली 2 स्टॉक्स है, अगर आप इजाजत दे तो मैं दोनों स्टॉक का जिक्र करूंगा। पहला तो है फेडरल बैंक, जिसका आपने मुझे पहले सुबह सवाल पूछा था और मैंने कहा था 90 के ऊपर जाने के बाद इसमें बाय एक्टिवेट होता है। अभी बिल्कुल वो हुआ है, 90.30 का भाव है। मुझे लगता है ये 4 से 5 रुपए की मूव दे सकता है आज और कल में। और एफएनओ में इसका लॉट साइज 10,000 का है, तो आपको 10,000 के रिस्क लेके 50,000 इसमें मिल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 89.50 का होना चाहिए, 89.30 का होना चाहिए, 1 रुपए नीचे यहाँ से, और ऊपर में 4 से 5 रुपए मिलने चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पर आया है, जो मैंने मॉर्निंग में टाटा कंज्यूमर की बात की, वो ऑलरेडी ऊपर है 1 से 1.5%। अभी टाटा केमिकल यहाँ पर बाय करें। टाटा केमिकल में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट है 787, 788 में, मुझे ये 810 तक जाते हुए दिखता है। इसका स्टॉप लॉस 781 का होना चाहिए। 2 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय है वागले साहब की तरफ से, फेडरल बैंक और टाटा केमिकल से। दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करें। फेडरल बैंक में 90 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है और यहां पर अगर टाटा केमिकल में खरीदारी करें तो 810 का टारगेट रखें। वागले साहब जरा फेडरल बैंक का स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से बताएं। अनिल जी, 89.30 का आपका फेडरल बैंक का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी 90.35 है, सो 1 रुपए नीचे यहाँ से, तो यहाँ पर भी लिया जा सकता है। 1 रुपए के रिस्क मतलब 10,000 का पर लॉट रिस्क होगा। और मेरा पहला टारगेट 95, दूसरा टारगेट 96, मतलब 95 और 96 के बीच में आपको आज और कल में मिलना चाहिए। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय वागले साहब की तरफ से, दोनों ही स्टॉक में खरीदारी की। आइए 10:35 वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। हमारे साथ जुड़ रही है आज कंपनी एनसीएल इंडस्ट्रीज। नागार्जुना सीमेंट्स के नाम से ये कंपनी पहले जानी जाती थी और 1982 में आईपीओ आया। 1987 में इस कंपनी का नाम नागार्जुना सीमेंट से एनसीएल इंडस्ट्रीज हुआ और फिलहाल 97 में लैमिनेटेड सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड बनाने वाली ये दुनिया की पहली कंपनी बनी है और 27 लाख टन की सीमेंट कैपेसिटी है और 5 रेडीमिक्स कंक्रीट यूनिट है इस कंपनी के पास। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ कंपनी के एमडी रवि कालीदिंडी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और उनका गहरा 40 सालों से ज्यादा का सीमेंट, केमिकल, हाइडल पावर, इन सारे कारोबार का गहरा अनुभव है और वो इस एनसीएल इंडस्ट्रीज के एमडी भी हैं। आइए उनसे करते हैं बातचीत। और बातचीत करने के लिए आज खास विषय जो है वो ये कि कंपनी ने पिछले हफ्ते अपना पहली तिमाही का अपडेट दिया है, बिजनेस अपडेट दिया, जो तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो एकदम सुस्त नजर आ रहा है। खास तौर से अगर आप देखें सीमेंट प्रोडक्शन 2% बढ़ा है और सीमेंट डिस्पैचेस एकदम आपके फ्लैट रहे। रवि सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। पहले एक बार अपना लास्ट क्वार्टर का आप अपने हिसाब से अपडेट बताएं, बिजनेस अपडेट किस तरह का रहा है क्वार्टर, क्या खास बातें रहेंगी सर? नमस्कार and thank you for inviting me for this show.
And you're asking for the last Yes, sir. quarter, isn't it? Last quarter, the turnover Yes. we could achieve about 1,934 crores, and EBITDA is about 287 crores. And profit after tax we could achieve for the first time in this year, in the history of this company, about 147 crores, 148 crores profit after tax मिला है. So, बताइए. Right. Okay. How's the demand looking like, sir? जी अभी डिमांड आउटलुक कैसा है और सीमेंट के प्राइसेस को लेकर भी मैं आपसे आउटलुक जानना चाहता हूँ, स्पेशली इन सदर्न मार्केट डिमांड और प्राइस दोनों का आउटलुक बताएं सर. बराबर. ऐसा डिमांड जो है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट से आ रहा है और बिल्डर सेगमेंट से बहुत डिमांड है. डिमांड जो है काफी अच्छा है. फ्रॉम लास्ट से 1.5 years से डिमांड, तो वी आर नॉट एबल टू मीट द डिमांड. दैट इज द सिचुएशन हमारा कंपनी में. ये बात है. और मार्जिन्स भी बहुत डिसेंट रहा है. Otherwise we were making only 50-60 crores in a year earlier, and we could achieve about close to 150 crores net profit during last financial year, that is 2021. And मेरा ख्याल से डिमांड रहेगा for some more time because of the infrastructure, housing के हिसाब से जो है, particularly साउथ में यूपी और तेलंगाना जो है पूरा साउथ को फीड करना पड़ रहा है. सो यहाँ का सीमेंट जो केरला तक जाना है, क्योंकि ज्यादा सीमेंट लाइमस्टोन रिजर्व ज्यादा नहीं है. जो भी कर्नाटका में है वो महाराष्ट्र जाता है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सीमेंट जो है पूरा केरला तक जा रहा है. एंड डिमांड इज गुड. थोड़ा डीजल प्राइसेस बढ़ गया है और कोल प्राइसेस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है. Otherwise, margins are really good. बताइए नेक्स्ट. राइट सर. बिल्कुल. तो डिमांड अच्छा है. आप कह रहे हैं कि आप पूरा डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कैपेसिटी कम पड़ रही है. सो इन दैट केस और प्राइस हाइक आएगा सर? क्या आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सीमेंट के दाम और बढ़ाए जाएं इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड को देखते हुए? बढ़ाना का नहीं है ऐसा, तो ये नहीं. मेनली इंपोर्टेड कोल प्राइसेस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसके उसे मार्जिनल प्राइस इंक्रीज 5 रुपीज 10 रुपीज बढ़ रहे हैं, फिर 5 रुपीज कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है. मगर मार्जिन जो है अच्छा है, तो नो पॉइंट और बढ़ाने का. वो एक्सप्लॉयटेशन होता है और अगर बढ़ा है तो व्हेन यू हैव डिसेंट मार्जिन, मीन वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट द सिचुएशन. That is our feeling, and so we are trying to maintain the price with the same margin. Yes, sir. Okay. राइट सर. तो ये आपके लिए अच्छा. एक और बात बताएं सर, सीमेंट और सेरामिक ये दोनों जो डिविजन्स हैं उनमें किस तरह की ग्रोथ आ रही है? सेरामिक डिवीजन कैसे चल रहा है? सीमेंट का तो आपने बताया, उसके बारे में बताएं. अच्छा सर, सेरामिक्स बिजनेस से जो हम एग्जिट हो गए, खाली ऑलमोस्ट 20 years हो गए होगा. हम क्रॉकरी बनाते थे, 2 यूनिट थे. आई मीन सेरामिक स्टोनवेयर यूनिट और एक बोनचेना यूनिट. वो हमने एग्जिट हो गए. द अदर प्रोडक्ट रेंज व्हाट वी हैव इज रेडी मिक्स कंक्रीट. अभी 10 यूनिट हो गए. आपने जो इंट्रोडक्शन में बताया 5 यूनिट, अभी 10 यूनिट हो गए. 6 यूनिट जो हैदराबाद में है और 4 यूनिट जो है विशाखापट्टनम में है. और जो है हमारा वुड सीमेंट पार्टिकल बोर्ड जो बाइसन पैनल बोलते हैं, दैट इज आवर स्टार प्रोडक्ट. कंट्री में और कोई नहीं बनाते ये प्रोडक्ट. और हमको हमारा 3 यूनिट हो गए, 2 तेलंगाना में है, 1 हिमाचल प्रदेश में है. उसका डिमांड और एप्लीकेशन बढ़ते जा रहे हैं. वो प्रोडक्ट में जो डिसेंट मार्जिन है, स्टडी मार्जिन, मार्केट सीमेंट के जैसा ऊपर नीचे नहीं होता है. और दैट इज आवर स्टार परफॉर्मर फ्रॉम द बिगिनिंग. कंटिन्यूसली वी आर मेकिंग डिसेंट प्रॉफिट. सो
मेनली ये कंपनी जो है रिसेंटली जो है डोर्स का एक फैक्ट्री लगाया हमने। ये टर्की टेक्नोलॉजी से पूरा ऑटोमेटिक मशीनरी लाके जो है यहाँ पे हैदराबाद में फैक्ट्री लगवाया है रिसेंटली, एंड इसका मार्केट एक्सेप्टेंस इज रियली गुड, एंड वो भी जो मेरा ख्याल से नेक्स्ट 2 years में वो भी दैट विल आल्सो स्टार्ट मेकिंग डिसेंट प्रॉफिट्स। और 5th डिवीजन जो है हमारा एक पावर जनरेशन है। ये पावर 2 मिनी हाइडल पावर प्लांट्स है, दोनों अच्छा चल रहे हैं, उसका पूरा डेट क्लियर हो गया है। रिसेंटली जो है हम 100 crores का इन्वेस्टमेंट लगा के वेस्ट हीट पावर जनरेट करना शुरू कर दिए हैं, चालू हो गया है। तो उसकी वजह से जो है एवरी डे वी आर गेटिंग 10 lakhs of rupees सेविंग ओनली ऑन अकाउंट ऑफ दिस वेस्ट हीट पावर। बिसाइड्स वेस्ट हीट पावर अभी सोलर पावर एक अरेंजमेंट में आ गए। हमारा जो भी लैंड है वो एक कंपनी को दे दिए हैं, जो भी पावर जनरेट होता है वो हमको सस्ते, बाहर का टैरिफ गवर्नमेंट का टैरिफ 6.5 rupees है पर यूनिट, ये जो हमको 3 rupees में ये यूनिट मिल रहा है, उसके वजह से और भी पैदा हो रहे हैं। राइट, बिल्कुल। तो ये है आपके लिए पूरा डिमांड और प्राइसिंग का आउटलुक सीमेंट सेक्टर के लिए, और साथ ही आगे का आउटलुक एनसीएल इंडस्ट्रीज के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और कंपनी की पूरे पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। आइए बढ़ते आगे। इंश्योरेंस कंपनियां भी है एक्शन में, और जून के महीने के आंकड़े आते हुए दिखे इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। देवांशी हमारे साथ तैयार है पूरी डिटेल्स देकर। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए जितने भी न्यू बिजनेस प्रीमियम्स हैं उसमें इस बार अच्छी बढ़त देखने मिल रही है। वो आप पॉजिटिव सबसे ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इसलिए भी है क्योंकि अगर आप पिछले महीने देखें तो हमने देखा था जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है ओवरऑल ये नेगेटिव होते हुए दिखे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये वापस से पॉजिटिव होते हुए दिखे हैं। सालाना आधार पर न्यू बिजनेस प्रीमियम में करीब 4% तक की ग्रोथ देखने मिल रही है। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार जितनी भी निजी कंपनियां हैं उनकी जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है यानी कि उनकी जो कुल आय है ये एलआईसी से ज्यादा बढ़ती हुई दिखी है। एलआईसी में इस बार थोड़ी सी नेगेटिव ग्रोथ देखने मिल रही है, तो जितनी भी निजी कंपनीज हैं इनको इस बार फायदा ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। जितने भी ग्रुप इंश्योरेंस हैं, जो ग्रुप वाली पॉलिसीज हैं उनकी बिक्री काफी ज्यादा होती हुई दिख रही है, और इसी के चलते जो इनके टोटल न्यू बिजनेस प्रीमियम्स हैं इनमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टॉप पर है क्योंकि इनकी जो प्रीमियम की जो प्रीमियम है न्यू बिजनेस प्रीमियम ये ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखा है। इसके साथ ही अगर आप एचडीएफसी लाइफ देखें, मैक्स लाइफ देखें तो इनके जो प्रीमियम है उसमें 20% से ज्यादा की ग्रोथ हमने इस महीने देखी है। ओवरऑल एसबीआई लाइफ के भी जो प्रीमियम्स है वो 18% तक बढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन एलआईसी में इतनी अच्छी ग्रोथ इस बार आती हुई नहीं दिखी है। जितनी भी निजी कंपनीज हैं वो हम देख रहे हैं शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन और आज भी ये स्टॉक्स काफी गेन्स के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए इंश्योरेंस स्टॉक्स पर पूरा एक्शन। आई एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चेतन भूटानी, और वो लेकर आने एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर चेतन के पास से इस वक्त चलते हैं चेतन के पास। चेतन बताइए क्या है बड़ी खबर? सर ये जो खबर है स्टील सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खबर है। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले 1.5 से 2 महीने में काफी चर्चा चल रही थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम स्टील सेक्टर के लिए आने में, लेकिन अब जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं वो ये है कि जो स्टील सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसको भारत सरकार ने अब थोड़ा सा होल्ड पे डाल दिया है, थोड़ा डिले कर दिया है, क्योंकि भारत सरकार का व्यू है, इनफैक्ट स्पेशली डीपीआईआईटी जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो आर्म है उसका ये मानना है कि जो अभी इंडस्ट्री है वो काफी अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है और अभी पीएलआई स्कीम लाने की जरूरत नहीं है। अगर आने वाले समय में हम देखते हैं कि स्टील सेक्टर पे कोई प्रभाव पड़ता है कोरोना का या फिर कोई जनरल इंडस्ट्रियल इशू क्रिएट होता है स्टील सेक्टर के लिए, तभी एक पीएलआई स्कीम लाने की जरूरत होगी। लेकिन हाल ही फिलहाल में पिछले हफ्ते मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि नीति आयोग, स्टील मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री में काफी चर्चा रही क्या टाइमलाइन होनी चाहिए। तो ऑफकोर्स टाइमिंग पे सवाल उठे और किस तरीके से लानी चाहिए उस पर भी सवाल उठे। तो इसलिए मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि अभी के लिए जो पीएलआई स्कीम फॉर स्टील है उसको होल्ड पे डाल दिया गया है। आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि पीएलआई आएगी, लेकिन इस समय बिल्कुल कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल भारत सरकार का नहीं है उसको कैबिनेट से अप्रूवल दिलाने का। मैं आज दिला दूं दर्शकों को जो स्पेशलिटी स्टील है उस पर लगभग 5 से 15% तक की
पीएलआई लाने का प्रस्ताव था, और स्पेशलिटी स्टील जैसे हाई स्ट्रेंथ स्टील होता है, वियर रेजिस्टेंट स्टील, अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल स्टील को ऐसे बेनिफिट्स मिलने की तैयारी में थी, लेकिन अभी कुछ समय के लिए ये पॉलिसी होल्ड पे डाल दी गई। तो फिलहाल स्टील कंपनियों को वैसे जरूरत भी नहीं है, बात सही है, और जरूरत हो तो भी पीएलआई स्कीम अभी आने वाली नहीं है, और उसकी वजह साफ है कि फिलहाल सरकार को लगता है कि उन्हें जरूरत नहीं है। अच्छा खासा मोटा मुनाफा ये कंपनियां कमा रही है, जो कि सच बात भी है। तो ये है आपके लिए इस वक्त का बड़ा एक्शन जो आता दिख रहा है। जी बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है कि स्टील सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम नहीं आएगी। शुक्रिया चेतक, ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाजार मजबूत है इस वक्त और बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। दिन के हाई पॉइंट के आसपास है, 15,790 का लेवल हमने दिया था, वहां तक पहुंचा है। निफ्टी 15,789, ये आज का हाई है, उसके बेहद करीब है। बैंक निफ्टी भी 35,400 के आसपास से पहुंचता हो, 35,375 का दूसरा जो लेवल है वहां तक भी पहुंचा, तीसरा लेवल है इनफैक्ट, और वहां पर थोड़ी सी रुकावट है, बट अदरवाइज वैसे मजबूत है। आधा % मजबूत निफ्टी और सेंसेक्स है, और बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत है आपके लिए। आइए विदा लेने का वक्त है आप सभी से। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, विश्वेश जी और जैन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। दोपहर के शो में फिर से आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।